वेलकम टू वेल्स एकेडमी इस्लामाबाद। आज की वीडियो में हम मॉडल पेपर देखेंगे जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से दिया गया है, ठीक है। और इस फंक्शनल इंग्लिश के मॉडल पेपर में किस तरह के सवाल आए हैं वो सारे जानते हैं। तो सबसे पहले सवाल में आपको लेटर दिया गया है, जिसमें ये बेसिकली लेटर किस टाइप का है, ये है गवर्नमेंट को लिखने वाला लेटर, सही है। तो इस लेटर में ये कहा गया है कि सपोज़ करें कि आप एक लोकेशन के प्रेसिडेंट हैं। अब लोकेशन कोई भी होगी, आप कोई भी फ़र्ज़ी सी लोकेशन बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाई स्ट्रीट ग्रीन कॉलोनी लाहौर की, जैसे कि ABC स्ट्रीट ग्रीन कॉलोनी लाहौर। अच्छा, एक दो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि मैम अगर हम ABC ना लिखें, किसी एग्जैक्ट लोकेशन का नाम लिख दें फ़र्ज़ी सा, तो अगर आप फ़र्ज़ी नेम भी लिखते हैं ना तो भी एग्जामिनर को लगेगा कि आपने किसी एग्जैक्ट जगह का जो रियल में एग्जिस्ट करती है उसका नेम लिख दिया। इसलिए रियल जगहों के नेम्स ना लिखा करें, उसकी जगह ABC करके कोई भी कॉलोनी या किसी भी कॉलोनी का नेम लगा दे साथ, ठीक है। ABC से ज़ाहिर है कोई चीज़ का फ़िक्स नंबर या फ़िक्स लोकेशन पता नहीं लगती, तो इसी तरह से ABC करके स्टार्टिंग देनी है। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन पे वो लिख रहे हैं कि सपोज़ करें आप किसी भी लोकेशन के प्रेसिडेंट हैं और आपके उस इलाके में बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि एक बड़े साइज़ का दरख्त आपकी रोड पे आके गिर गया है। उसके गिरने की वजह से रोड पे बेतहाशा ट्रैफिक जैम रह रही है, यानी कि ट्रैफिक की डिस्ट्रप्शन हो रही है, ट्रैफिक की रुकावट, जैसे एम्बुलेंस भी उस रास्ते से नहीं गुजर सक रही, और साथ में बच्चे टाइम पे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे, ऑफिस गोइंग लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे, तो इस तरह की तमाम प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ठीक है, ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन से। फिर आपसे वो कह रहे हैं एग्जामिनर कि राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ योर सिटी टू सेफली रिमूव द ट्री। और जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है जो हैं, ये बेसिकली वो वाले ऑफिसर होते हैं जो रोड रिपेयरिंग और इस तरह का काम करवा सकते हैं, ठीक है, किसी बंदे से। तो बेसिकली आप प्रेसिडेंट हैं उस इलाके के, तो आपको चाहिए कि आप लेटर लिख के दो इन म्यूनिसिपल कमिश्नर को कि वो आपके इलाके में गिरे हुए दरख्त को हटाएं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है। तो ये 40 नंबर को होगा। तो आप अब एक और सवाल स्टूडेंट मुझसे करते हैं कि क्या हमें लेटर को 2 पेज या 3-4 पेजेस पे लिखना चाहिए। देखें, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक ही सफ़े पे यानी कि एक ही शीट पे पूरा लेटर लिख देते हो मुकम्मल, जिस पे कोई कमी ना हो और कोई ग्रामर मिस्टेक ना हो, तो आपको उस एक सफ़े के भी मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे, 12 तक, 15 के नहीं, 12-14 नंबर का है ना ये, तो आपको मिल जाएंगे कोई 12-13 या कम से कम भी 11 तक मिल जाएंगे उसमें भी। लेकिन अगर आप ज़्यादा लिखते हो लेटर, यानी कि 3-4 पेजेस तक ले जाते हो, लेकिन आपकी ग्रामर मिस्टेक बेतहाशा ज़्यादा उसमें होती है, या फिर आप लिखते ही गलत तरीके से, कोई सेंटेंस अच्छे से नहीं लिख रहे, बात की समझ नहीं लग रही कि आपने लिखा क्या है, तो उस पर फिर फ़ायदा क्या होगा ज़्यादा लिखने का, तो मार्क्स तो कट हो जाएंगे आपके उस बात पे। यानी कि जो आप ग्रामर मिस्टेक करोगे उससे भी मार्क्स कट हो जाएंगे, जो आप सेंटेंस में बातें लिखोगे समझ नहीं अगर लग रही होंगी तो उससे भी मार्क्स कट होंगे। तो कहना यही चाह रही हूँ कि या आप कम लिख लें जिसमें बात मुकम्मल आप बता दें, या अगर ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो कि आप लेटर को सेल्फ राइटिंग करके लिख सकें, सही है। तो मेरे पास हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे भी होते हैं जिनकी इंग्लिश बड़ी आलीशान है, बेहतरीन है, वो ज़्यादा लिख सकते हैं, तो उनको मैं कहती हूँ आप ज़्यादा लिख दो। लेकिन जिनकी ग्रामर प्रॉब्लम रहती है या ग्रामर उनकी नहीं सही, उनके लिए बेहतर है कि वो 1 या 1.5 पेज तक, अगर लेटर 1.5 पेज तक गया है तो ले जाएं, इससे आगे ना ले जाएं। जितना पैटर्न मैंने दिया है वो लेटर का, उसी को फॉलो करके लिखें। अच्छा, जो मैंने पैटर्न बनाया हुआ है उसकी वीडियो मैं यहाँ टॉप पे लगा देती हूँ, लिंक वहाँ से जाके देख लें कि गवर्नमेंट के तमाम पैटर्न्स क्या क्या वहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखें कि आपने एड्रेस के लिए हेडिंग दे सकते हैं, हेडिंग के बगैर डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकती है, आपकी अपनी मर्जी। मेरे स्टूडेंट ने तो खैर इस पर एड्रेस भी प्रॉपर्ली मेंशन किया था। उसके बाद डेट की, आप ये जितना है ना एड्रेस, डेट, रिसीव, ये हमने मोटे मार्कर से लिखना है और अगली चीज़ पतले पेन से लिखनी है, ठीक है। कोई भी ब्लू पॉइंटर हो या बॉल पेन हो, कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगती, इंक पेन के अलावा वो पेन आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि जेल पेन हो गया ब्लू कलर का, पॉइंटर हो गया ब्लू कलर का, क्या बॉल पेन। उसके अलावा मार्कर, ब्लू मार्कर से आप हेडिंग दे दें, एड्रेस की डेट डाल दें, वैसे ही हेडिंग इसकी दे दें। अच्छा, यहाँ पे रिसीवर के अंदर आपने उस इदारे के ऑफिसर का नेम दे दिया, ठीक है। सब्जेक्ट में आपने उस टॉपिक को डिस्कस किया जिसके ऊपर आप लेटर लिख रहे हो, जैसे कि आप रिमूव करवाना चाह रहे हो दरख्त को। आपने रिस्पेक्टेड सर करके भी स्टार्ट कर सकते हैं, रिस्पेक्टेड मैडम करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट लिखना है विद योर ड्यू रिस्पेक्ट आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन। ये जो जितना हिस्सा मैंने आपको बताया ये मेरे पैटर्न में मौजूद है, ठीक है। अब ये जो अगला पॉइंट जो आपको दिख रहा है ये आपने खुद फिल करना है, यानी कि जिस तरह का लेटर आएगा
उसी लेटर के बारे में आपने सारी चीज़ें यहाँ लिखनी है, बाकी ये सारा मेरे पैटर्न में मौजूद है। उसके अलावा फिर मैंने यहाँ से देखें, द इशू इज़ दैट, अब ये वाला पोर्शन मेरे पैटर्न में था, आगे मैंने एक लाइन लगाई हुई थी पैटर्न में, यानी कि जहाँ पे लाइन मौजूद है उसमें आपने उस मसले को दोबारा डिस्कस करना है जिसके ऊपर हमारी बात चल रही है। तो यहाँ पे दोबारा से आप देखेंगे मैंने लिखा है कि जो बड़ा सा दरख्त है वो गिर चुका है मेन रोड पे, जो कि ग्रीन कॉलोनी की मेन रोड है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है और इनकन्वीनियंस फॉर द रेजिडेंट्स, यानी कि रेजिडेंट्स बड़ा तंग हो रहे हैं इस के गिरने से। जो सिचुएशन है ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा सीवियर ट्रैफिक जैम कॉज कर रही है, जिसकी वजह से जो पेडेस्ट्रियंस हैं, जो व्हीकल्स हैं, वो रुक जाते हैं। और पेडेस्ट्रियन बेसिकली आम चलने वाले लोग जो सड़क पर चल रहे होते हैं उनको पेडेस्ट्रियंस कहते हैं। ये नया नाम है, सीख लें। पाकिस्तानियों को मेजॉरिटी को ये नेम नहीं पता, अमेरिकन एंड ब्रिटिश लोग यूज़ करते हैं। अगर इस तरह की आप इंग्लिश यूज़ करेंगे ना पेडेस्ट्रियन टाइप, तो आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। जब बिल्कुल आप बच्चों जैसे इंग्लिश यूज़ करेंगे तो फिर उसी हिसाब से मार्क्स बनते हैं। तो पेडेस्ट्रियंस उनको कहा जाता है जो सड़क के साथ चल रहे होते हैं या सड़क को क्रॉस करने वाले लोग होते हैं। तो इनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, एक तो ट्रैफिक जैम, ऊपर से चलने का भी रास्ता बंद हो गया इन पेडेस्ट्रियंस का। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं रुकावट को, मे लीड टू एक्सीडेंट इफ़ नॉट रिमूव प्रॉम्प्टली। यहाँ पे कहा गया है कि अगर ये जो दरख्त गिरा है इससे एक तो डिस्टर्बेंस आ रही है इस तरह से कि रुकावट आ गई है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, अगर ये नहीं हटाया गया तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी है। I kindly request you to take necessary steps regarding this matter so that the tree is safely removed and removal traffic flow can restore। यहाँ पे जैसे इतना बताया, सॉरी, नॉर्मल ट्रैफिक फ्लो कैन रिस्टोर, इस वजह से ये लिखा है कि आप बेसिकली एंडिंग लाइन पे बस इतना कह दें कि आप प्लीज़ कोई नेसेसरी स्टेप्स लें ताकि ये जो दरख्त है ये सेफली उठाया जा सके इस रोड से, ताकि ट्रैफिक का जो फ्लो है वो नॉर्मल हो जाए, रिस्टोर हो जाए। फिर एंड पे जाके आपने मेरा वाला पैटर्न की जैसे एंडिंग है, योर काइंड अटेंशन एंड एक्शन विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। ठीक है, फिर आपने योर्स इमीडिएटली की जगह जो मैंने ब्रैकेट में इस तरह से लिखा ना, योर नेम, यहाँ पे आपने ब्रैकेट शैकेट नहीं डालनी, जस्ट लिख देना इधर XYZ। मैंने XYZ लिखना था पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पे योर नेम लिख दूँ, लेकिन मैं इस दफ़ा नेक्स्ट दोबारा अगर मुझे पैटर्न बनाना पड़ा तो मैं कोशिश करूँगी इधर XYZ लिख दूँ, क्योंकि पता स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने दिमाग को बिल्कुल यूज़ नहीं करते, वो भी इस तरह से ब्रैकेट डाल के योर नेम लिख के आ जाते हैं। इसीलिए जब आप एंडिंग कर रहे होते हैं तो योर्स ओबीडियंटली कि फ़ौरन बाद XYZ कर दें अपने नेम की जगह और प्रेसिडेंट ग्रीन कॉलोनी इस तरह से लिख दें। ठीक है, कि आपका नेम सपोज XYZ है और आप प्रेसिडेंट हो उस ग्रीन कॉलोनी के, दैट्स इट। इस तरह से आपको ये लेटर लिखना है। तो आपसे ये लेटर इसलिए लिखवाया गया क्योंकि एग्जामिनर ये देखना चाह रहा था कि कल को अगर फ्यूचर में आप इंशाल्लाह किसी बड़े ओहदे पे पहुंचते हो, सपोज़ किसी जगह के प्रेसिडेंट बन जाते हो रियल लाइफ में, या किसी जगह के MNA बन जाते हो, या एज अ वकील किसी के लिए काम करते हो आप, तो क्या आप किसी इदारे को शिकायत लिख के दे सकते हो? तो इसीलिए आपको ना ये टेस्ट करते हैं इन लेटर्स के थ्रू। अच्छा, अब हमारी जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है इस क्वेश्चन पेपर में, वो आया है What strategies will you employ in delivering a good oral presentation? Discuss। सवाल पहले समझ लेते हैं, देन हम क्वेश्चन पे जाते हैं। सवाल में वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके मुताबिक अच्छी ओरल प्रेजेंटेशन एक इंसान कैसे दे सकता है। ओरल का मतलब होता है ज़ुबानी, मुंह से बोल के एक इंसान अपनी बात आप तक कन्वे कैसे कर सकता है। जैसे कि मैंने अब तक जितना कुछ भी इस वीडियो में बोला है, मैं बोल रही हूँ मुँह से बोल के, तो आप लोगों को बहुत सी बातें समझ लग गई हैं, राइट। तो इसी तरह से क्या क्या चीज़ें समझ लग गई कि एक तो मैंने बात बड़ी क्लियर वे में बोली, बगैर रुकावट के बोली, कॉन्फिडेंटली बोली। इसी तरह की तमाम बातें आपने इस आंसर में लिखनी है। तो मैं ये आंसर आपके सामने रीड करती हूँ तो आपको समझ लगेगी इसको कितने लेंथ पे लेके जाना है, कैसे आएगा। ठीक है, तो ये 14 नंबर का होगा, ज़रा उस हिसाब से आपने इसकी लेंथ रखनी है। एक और सवाल स्टूडेंट्स इसमें करते हैं कि मैम क्या इंग्लिश के आंसर्स में हमें इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है कि नहीं। देखिए, इंग्लिश के आंसर में डिपेंड करते हैं, कुछ लोग इंट्रोडक्शन दे के स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग बगैर इंट्रोडक्शन दे के भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें इतनी सख्ती नहीं है, उसकी इंट्रोडक्शन देना ही देना, इस चीज़ की सख्ती नहीं है। अलबत्ता आप इसमें गुड ओरल प्रेजेंटेशन की हेडिंग दे सकते हो। अगर ये भी नहीं देनी तो डायरेक्ट आंसर स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जो आपके लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो अगले आने वाले हैं,
उनमें आपका इंट्रोडक्शन बड़ा मायने रखता है, उनमें आपकी मेन हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसकी अहमियत है। इसलिए जब उसकी बारी आएगी उसका अपना तरीका है, लेकिन जब आप इंग्लिश का पेपर देते हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है, या जो टॉपिक आप अटैम्प्ट करो उसको हेडिंग में लिख सकते हो, या अगर नहीं भी लिखा तो डायरेक्ट स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्टिंग इस तरह से करनी है। डिलीवरिंग अ गुड ओरल प्रेजेंटेशन इज़ इम्पोर्टेंट स्किल फॉर स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल्स। यानी कि अब जैसे कि आप लोग एज अ स्टूडेंट, आप लोगों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है ओरल प्रेजेंटेशन की स्किल्स होना, उतना ही ज़रूरी है एक प्रोफेशनल बंदे के लिए। जैसे कि अभी आप फ्यूचर में प्रोफेशनल वकील बनोगे, वकील ज़ाहिर है एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप लोगों के पास ये वाली स्किल सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए, ओरल प्रेजेंटेशन वाली। क्योंकि जब आप जज के सामने पेश होते हो, अगर आप अटक के बोलोगे तो आपने चाहे जितना भी अच्छा केस तैयार किया हो रात भर जाके, अगर जज के सामने आप बोल ना पाओ और आप अटको या आप में कॉन्फिडेंस ना हो तो अपने आप ही जज फिर आपके केस को रिजेक्ट भी कर देता है, सही है। इसलिए एज अ लॉयर, एज अ प्रोफेशनल आपको चाहिए अपनी ओरल प्रेजेंटेशन अच्छी रखें, चाहे आप किसी के सामने भी बात करें, ताकि हर बंदा आपकी बात सुनने और आपकी बात पे अमल करे। वो तभी करेगा जब आप अपनी तरफ से बगैर अटके अपनी बात कन्वे कर दो। तो यहाँ पे लिखा है a good oral presentation is not only about knowing the topic but also about how clearly and confidently we speak. ओरल प्रेजेंटेशन हम इंसानों को ये सिखाता है कि हमें टॉपिक का इल्म होना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस टॉपिक के अलावा जिस पे हम बात करें, उस टॉपिक के अलावा किस अंदाज में हम बात करेंगे, कितने कॉन्फिडेंट तरीके से हम बात करेंगे, ये दो चीज़ें भी बड़ी मायने रखती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अब अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि आप किसी दोस्त से अगर बात करो, वो कहता है कि तुम्हारा ऐसे राइटिंग कैसी हुई है ना, वो कहता है कि ऐसे के टॉपिक की मुझे समझ नहीं थी इसलिए मैं लिख नहीं पाया, ठीक है। तो वहाँ तो समझ लगती है कि टॉपिक की समझ होना ज़रूरी है, लेकिन ओरल प्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता। ओरल प्रेजेंटेशन में अगर आपने किसी टॉपिक पे बात करनी है, लेकिन आपको इतने ज़्यादा लोग अगर देख रहे हैं तो आपको टॉपिक आता भी होगा तो आप नहीं बात कर पाओगे। इसीलिए ओरल प्रेजेंटेशन में टॉपिक का इल्म होने के अलावा भी आपके पास कॉन्फिडेंस भी तहाशा हो और आपकी बात जो भी टॉपिक पे आप बातें करो वो क्लियरली एक्सप्लेन कर सको अगले को, ठीक है। सपोज आप स्टेज पे खड़े और बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपको टॉपिक बड़ा अच्छे से आता है, लेकिन लोगों को देख के ही आपका सारा कॉन्फिडेंस गिर जाए तो ठीक है। इसीलिए ये कॉन्फिडेंस किसी भी हाल में गिरना नहीं चाहिए। फिर आगे आते हैं, फॉलोइंग स्ट्रेटजीज कैन हेल्प मी गिव अ सक्सेसफुल ओरल प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे कुछ हेडिंग्स में मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनकी मदद से हमारी ओरल प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी हो सकती है। तो सबसे पहले पॉइंट पे आता है गुड प्रिपरेशन एंड रिसर्च। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू प्रिपेयर वेल, यानी कि आप अपने टॉपिक के ऊपर जो डिस्कशन करनी है ना, घर बैठ के उसकी प्रैक्टिस करो। यहाँ पे टॉपिक को हम साइड पे रख दें। सपोज आप वकील हो, आपका कोई केस आया, पहली दफ़ा आप केस के लिए जा रहे हो जज के सामने आर्ग्यूमेंट करने, तो आपने घर में अगर प्रैक्टिस नहीं की खुद के साथ, या किसी से बात नहीं की प्रॉपर्ली, किसी के साथ डिस्कस नहीं किया उस केस को, बोला नहीं, कोई आर्ग्यू नहीं किया, तो जज के सामने भी आप डर सकते हो। या क्योंकि ज़ाहिर है जब जज के सामने आप जाते हो पीछे बहुत से लोग आपको देख रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंटली बात करनी है, वहाँ पे आपको अटकना नहीं है, सही है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि आप रात भर जाके एक तो प्रिपरेशन करो, रात भर ना वर्ड यूज़ करना, जस्ट लिख देना कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो, एंड आई विल स्टडी माई टॉपिक केयरफुली एंड कलेक्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गुड सोर्सेज। आपने अपने बारे में बताना। देखें यहाँ पे मैंने आई विल, मी इस तरह क्यों लिखा है, मैंने योर्स करके क्यों नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे यू क्यों नहीं लिखा, उसका रीज़न ये है ना कि एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि आपकी नज़र में ओरल प्रेजेंटेशन क्या होती है, क्यों इम्पोर्टेंट होती है। तो आपने अपने बारे में एग्जांपल्स दे दे के बताना है कि अगर मुझे ओरल प्रेजेंटेशन देनी पड़े तो सबसे पहले मैं उसकी प्रैक्टिस करूँगा ताकि मैं अच्छे से बोल पाऊँ लोगों के आगे। उसके अलावा मैं उस टॉपिक जिस पे बात करना चाहता हूँ मैं उसको प्रॉपर्ली केयरफुली अंडरस्टैंड करूँगा, उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा तमाम अच्छे रिसोर्सेज से, ताकि मेरे पास उस टॉपिक की अच्छी इन्फॉर्मेशन जमा हो जाए। फिर आपने बताना है व्हेन आई अंडरस्टैंड माई टॉपिक्स प्रॉपर्ली आई कैन एक्सप्लेन इट ईजिली टू अदर्स। जब मुझे टॉपिक अच्छी से समझ लगेगी तो मैं उसी तरह से ही दूसरों को भी अच्छी तरह समझा दूंगा जो कि मुझे सुनने के लिए लोग आएंगे। प्रिपरेशन ऑल्सो हेल्प्स मी फील मोर कॉन्फिडेंट एंड लेस नर्वस। और जब मैं तैयारी करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुद को कॉन्फिडेंट फील करता हूँ और मैं नर्वस यानी कि लोगों के आगे कन्फ्यूज़ और परेशान नहीं हो जाता, क्योंकि मेरी तैयारी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी थी इस टॉपिक पर। फिर अगली हेडिंग आप दोगे इस पर ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट, यानी कि जिस टॉपिक पे आप बात करोगे वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा, दरमियान में उसकी काफ़ी सारी बातें होंगी और कंक्लूजन पे आके ख़त्म होगी। यानी कि आपने
यहाँ बेसिकली बात इस तरह से हो रही है ना कि कभी भी आप कोई टॉपिक ऐसे ही नहीं स्टार्ट कर देते अगले बंदे के सामने। पहले आप उस टॉपिक का तारुफ देते हो, उस टॉपिक के बारे में समझाते हो अगले को, फिर उस पर मज़ीद डिस्कस करते हो और फिर आराम से जाके उसको कंक्लूजन देके वाइंड अप करते हो। तो यही एक प्रॉपर तरीका है अपनी बात को अगले तक कन्वे करना कि उसको समझ भी लग जाए और आपकी बात भी मुकम्मल हो, जिसमें सारा कुछ मौजूद हो, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो उस टॉपिक का, कि ऑडियंस को समझ लग जाए कि टॉपिक किस बारे में है। फिर उसी टॉपिक की मज़ीद बॉडी यानी कि मज़ीद डिस्कशन की जाए ताकि तमाम पॉइंट्स क्लियर हो सके वन बाय वन। फिर उसके बाद कंक्लूजन देते वक्त भी आपने उस आइडिया को बड़े अच्छे तरीके से महारत के साथ वाइंड अप करना है ताकि लोगों को आपकी कही हुई बात वैल्यूएबल लगे। जब उसमें इतनी सारी चीज़ें होंगी, यानी कि आपके टॉपिक में जो आप डिस्कस करोगे लोगों के आगे, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगी कंक्लूजन तक जाएगी और अगले बंदे को अच्छे से समझ लगेगी। कभी आपने मेरी वीडियो देखी कि मैं बीच में से स्टार्ट कर दूं और फिर इंट्रोडक्शन पे जाऊं फिर कंक्लूजन पे? नहीं, मेरी वीडियो जब भी स्टार्ट होती है हमेशा शुरू से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगी, फिर हम दरमियान की चीज़ें सीखते हैं, फिर हम कंक्लूजन तक जाते हैं ताकि आपको समझ लग जाए टॉपिक्स की। जैसे एज ए टीचर मैं आप लोगों को समझाती हूँ, वैसे ही आप पे भी जिम्मेदारी बनती है कि अगले बंदे को वैसे ही समझाएं। अंडरस्टैंडिंग दी ऑडियंस, ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जो आपकी ऑडियंस है। अब मैं इसमें अपनी एग्जांपल रख लेती हूँ। अब मैं एज अ टीचर जब आपको पढ़ाती हूँ तो मैं अपने जहन को नहीं देखती बल्कि आप लोगों को देखती हूँ कि आप लोगों को क्या चीज़ फ़ायदा दे सके, मेरी कौन सी वीडियो आपको काम आ सकती है, मेरी कौन सी वीडियो आपको फ़ायदा दे सकती है। मैं एज अ ऑडियंस आप लोगों को चेक करती हूँ, फिर आपका कंटेंट बनाती हूँ, ठीक है। वैसे ही आप लोगों पे भी जिम्मेदारी बनती है कि जिन ऑडियंस के सामने आपने बातें करनी है, बोलना है, चाहे किसी स्टेज पे खड़े होकर बोलो, चाहे जज के सामने बोलो। ज़्यादा जज के सामने भी बोलोगे तो पीछे बहुत से लोग आपको देख रहे होंगे, वकील, ठीक है। तो वहाँ पे बोलना कैसे है और ऑडियंस को आपने कन्विंस कैसे करना है, ये भी एक हुनर होता है, एक स्किल होती है। तो यहाँ पे भी आपने बताना है, आई विल थिंक अबाउट माई ऑडियंस बिफोर आई स्पीक, आई विल ट्राई टू नो देयर लेवल एंड इंटरेस्ट। यहाँ पे मैंने 3 चीज़ों पे सर्कल की है कि मैं बोलने से पहले अपने ऑडियंस के बारे में पहले सोचूंगा। उसके अलावा बोलने से पहले मैं पहले ये देखूंगा कि मेरी ऑडियंस को किस लेवल पे बात समझ लगती है। देखें, अभी आपने टीचर्स बहुत सारे देखे होंगे यूट्यूब पे। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमें दूसरे टीचरों की समझ नहीं लगती। वो इसलिए समझ नहीं लगती क्योंकि वो जो टीचर है वो अपने मयार और समझ के मुताबिक आपको पढ़ाता है। वो ये नहीं देखता कि जो बच्चा मुझे देख रहा है वो अभी पहली दफ़ा पार्ट 1 में आया है, उस बेचारे को तो बेस ही नहीं आती लॉ की, तो आप उसको उस लेवल पे समझाओ। बाज़ों का टीचर्स ये नहीं करते। तो इसीलिए ऑडियंस जो है ना, उनको आप उनके लेवल पे आके समझाओ ताकि उसको समझ लगे, ताकि जब वो बड़ा हो तो जब बड़ा होगा ज़्यादा तजर्बा बढ़ेगा तब उसका और लेवल होगा, लड़के का और लड़की का। लेकिन जब तक वो छोटे होते हैं, पहली दफ़ा कोई चीज़ समझ रहे होते हैं, तो उनका वो लेवल नहीं होता। यही भी बात बताएगी कि ऑडियंस किस लेवल की है कि उनको समझ लगे। उसके अलावा ऑडियंस किस टॉपिक पर ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है, उसी के मुताबिक आपने बात करनी है। यानी कि आपने टॉपिक तो है आपका जिस पर डिस्कस करना है, लेकिन किस तरह से डिस्कस करना है और ऑडियंस के साथ किस तरह से बात करनी है कि उसको कुछ समझ लग जाए, वो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ऑडियंस का इंटरेस्ट, ऑडियंस का लेवल। फिर आगे आता है, दिस हेल्प्स मी चूज़ अ राइट वर्ड्स एंड एग्जाम्पल सो दे कैन अंडरस्टैंड मी बेटर। यानी कि इससे ये फ़ायदा होता है कि मैं ऑडियंस को वही एग्जाम्पल दूंगा जो ऑडियंस को समझ लग सके। सही है, अभी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल्स बहुत सारी दी कि जज के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, पीछे लोग देख रहे होंगे। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी ताकि आपको मेरी बात समझ लगे, क्योंकि मैं वकीलों को ही पढ़ा रही हूँ और वकीलों को पढ़ा रही हूँ, तो इसी रीज़न से वकीलों वाली एग्जाम्पल मैंने दी है, ठीक है, जो आपको इजीली समझ लग सके। यही बात यहाँ पे बताइए कि जब आप ऑडियंस को जान लेते हो तो आप एग्जाम्पल भी उनको ऐसी देते हो कि उनको आपकी बात और अच्छे से समझ लग सके। फिर आता है यूजिंग सिंपल लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि आप इंग्लिश के इतने मुश्किल अल्फाजों को मत यूज़ करो किसी ऐसी ऑडियंस के सामने जो इंग्लिश बोलने वाले लोग ना हो। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान को देख लें, हाँ, पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग सारे उर्दू में ही बात करते हैं। इंग्लिश आती तो है लेकिन मेजॉरिटी उर्दू में ही बात करते हैं। तो अगर आप उनके सामने हाई फाई अमेरिकन या ब्रिटिश लोगों की तरह एक स्टैंडर्ड वाली इंग्लिश अगर बोलोगे, उनको नहीं आपकी बात समझ लगेगी। इसीलिए जो ऑडियंस है, जिस मयार की वो ऑडियंस है, आपको उनके सामने उसी तरह की ही इंग्लिश बोलनी है जो उनको समझ लग सके। ये बात यहाँ बताइए। आई विल अवॉइड डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड लॉन्ग सेंटेंसेज। मैं अवॉइड करूँगा डिफ़िकल्ट वर्डिंग्स को यूज़ करने से जो इंग्लिश के मुश्किल वर्ड है, और मैं लंबे सेंटेंसेस नहीं बोलूँगा। माई गोल इज़ टू मेक श्योर एवरी वन अंडरस्टैंड वट आई एम सेइंग। मेरा गोल ये होगा
कि हर बंदे को मेरी बात अच्छे से कन्वे हो जाए, समझ लग जाए। फिर आता है प्रैक्टिसिंग दी प्रेजेंटेशन। प्रैक्टिसिंग का मतलब ये होता है कि आपने इतने बंदों के सामने बात करनी है, तो उससे पहले घर में आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, उस प्रेजेंटेशन की। तो यहाँ पे बताया कि मैं उस प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करूँगा। आई विल प्रैक्टिस माई प्रेजेंटेशन मैनी टाइम्स बिफोर आई स्पीक। और मैं बोलने से पहले बेतहाशा टाइम उस प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करूँगा। और दिस विल हेल्प मी स्पीक स्मूथली एंड मैनेज माई टाइम। और इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं बहुत स्मूथली ऑडियंस के सामने बोल पाऊँगा, क्योंकि मैंने घर में बोलने की प्रैक्टिस की थी। और ऑडियंस के सामने मेरा टाइम मैनेज हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप ऑडियंस के सामने बोलते हो ना, तो टाइम इतना नहीं होता, आपको जल्दी जल्दी टू द पॉइंट में बात करनी है कि अगले बंदों को समझ लग जाए। लेकिन अगर आपने घर में प्रैक्टिस नहीं की तो ऑडियंस के सामने भी आप अटकोगे, उनका भी टाइम ज़ाया होगा। फिर आता है इट विल ऑल्सो इंक्रीज़ माई कॉन्फिडेंस। ये फ़ायदा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यूजिंग गुड बॉडी लैंग्वेज। गुड बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये है कि जिन लोगों के सामने आपने खड़े होकर बात करनी है, आपने वहाँ पे अपनी बॉडी के मूवमेंट्स ऐसे नहीं दिखाने कि आप डरे हुए हो या आप किसी बात से बड़ा नर्वस हो। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि जब वो स्टेज पे खड़े होते हैं तो वो बड़े घबराए हुए दिख रहे होते हैं, यानी कि बोलते तो वो हैं लेकिन उनका रंग उड़ा होता है चेहरे का, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपनी बात को कन्वे करना है, क्योंकि आप लोग वकील बन रहे हो, वकीलों में तो कॉन्फिडेंस वैसे भी बहुत हाई होता है। तो अगर आपने अगले बंदे को अपनी बात मनवानी है, तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस होने के साथ साथ मतलब बातचीत बेशक क्लियर हो, कॉन्फिडेंट तरीके से आप बोलो, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो ऐसे लगे कि अगला बंदा ये ना समझे कि आप डरे हुए हो, अगला बंदा ये ना समझे कि आप घबरा रहे हो, किसी बात पे नर्वस हो, ठीक है। आपका बॉडी लैंग्वेज बड़ा स्ट्रांग हो, बड़े कॉन्फिडेंटली आप लोगों के सामने बात कर सको। यही बात यहाँ पे सारी लिखनी है कि बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दी प्रेजेंटेशन। आई विल मेक आई कॉन्टेक्ट विद माई ऑडियंस एंड यूज सिंपल एंड हैंड मूवमेंट। कि मैं अपने ऑडियंस के साथ आई कॉन्टैक्ट भी रखूँगा और अपने हाथों से भी उनको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आई विल स्टैंड स्ट्रेट एंड लुक कॉन्फिडेंट। और मैं बिल्कुल सीधा खड़ा होऊंगा और अपने आप को कॉन्फिडेंट शो करवाऊंगा। दिस मेक्स माई प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग। और इस वजह से मेरी प्रेजेंटेशन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी कि लोग मेरी बात सुनेंगे अगर मैं ये कॉन्फिडेंस तरीके से बात करूँगा इस स्टाइल में। फिर आता है स्पीकिंग क्लियरली। स्पीकिंग क्लियरली जस्ट बताना है कि आप जो बात बोलो अटको मत। आपने अक्सर कई लोगों को देखा होगा कि वो ज़रूरी तरीन बात भी इतनी लंबी बोलेंगे कि आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि इन्होंने इस तरह क्यों किया। इसीलिए जब भी आप स्टेज पे जाओ, आपके पास लिमिटेड टाइम हो, तो उस टाइम के अंदर रहते हुए ही आपने अपनी सारी बात कन्वे करनी है। चाहे आपको एग्जाम्पल भी कोई देनी पड़ जाए बात करते हुए, वो एग्जाम्पल भी उतनी ही लंबी हो कि अगला बंदा सुन सके। इतनी लंबी बात आप करो कि अगला बंदा तो तंग भी आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपने एक बात क्लियर करनी है और लाउडली ऊंची आवाज़ में करनी कि अगले को सुनाई दे सके। उसके अलावा आई विल नॉट स्पीक टू फास्ट और टू स्लो, कि ना मैं इतना तेज़ बोलूँगा ना मैं इतना स्लो बोलूँगा। आई विल टेक स्मॉल पॉजेज सो द ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट। और मैं बीच बीच में थोड़ी सी रुकावट भी लूँगा ताकि ऑडियंस को मेरी पिछली बात की समझ लग जाए। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करूँगा। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास यूजिंग विजुअल एड्स। विजुअल एड्स का मतलब ये है कि आपने अक्सर देखा होगा यूट्यूब पे भी कि बहुत से टीचर्स जब बातें कर रहे होते हैं स्टेज पे, तो उनके पीछे एक बड़ी सी स्क्रीन होती है। उस स्क्रीन के ऊपर बहुत सी तस्वीरें, बहुत सी चीज़ें शो की जाती हैं। तो इस तरह से भी आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो कि आप जो बात बोल रहे हो किसी वाक़ये के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, उसकी तस्वीरें आप पीछे डिस्प्ले भी करवा सकते हो ताकि लोग आपकी बात और इंटरेस्टिंग तरीके से सुने। तो ये भी बात ये लिखी गई है कि आप पीछे स्लाइड्स, पिक्चर्स और चार्ट्स वगैरह भी दिखा सकते हो ताकि आपकी प्रेजेंटेशन को वो सपोर्ट करे, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव दिखती है और ऑडियंस को भी बड़े अच्छे से हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में। यानी कि ऑडियंस को जब आप वो तस्वीरें भी दिखाते हो उस टॉपिक की, कोई भी टॉपिक पर अगर आप बात कर रहे हो, तो तस्वीरें भी अगर शो होगी तो आपकी ऑडियंस अट्रैक्ट होगी आपकी बात पे और उनको समझ भी अच्छे से लगेगी। आई विल कीप माई स्लाइड सिंपल एंड नॉट टू क्राउडेड। यानी कि मैं जो स्लाइड्स शो कराऊंगा वो उसमें क्राउड नहीं होगा, क्राउड भी ज़्यादा रश नहीं होगा, ज़्यादा ऊपर नीचे स्लाइड्स तस्वीरें नहीं दिखाऊंगा, बल्कि जो मैं बात बोल रहा हूँ जस्ट उसकी तस्वीर एक शो हो जाएगी, फिर जो दूसरी बात बोली उसकी शो हो जाएगी, दैट्स इट, ताकि ऑडियंस भी कंफ्यूज ना हो इतनी तस्वीरें देख के। फिर आगे आते हैं मैनेजिंग टाइम। और मैं टाइम के अंदर रहते हुए ही ये सारा काम करूँगा, यानी कि टाइम मैनेज करूँगा, जितना टाइम दिया गया उसी के अंदर रह के ही बोलूँगा। द टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल प्लान माई प्रेजेंटेशन सो दैट आई फिनिश ऑन टाइम। आई विल नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन पॉइंट। टाइम मैनेजमेंट बड़ा ज़रूरी होती है प्रेजेंटेशन में, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन को टाइम पे ख़त्म कर सकूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे एक ही पॉइंट पे मैं ज़्यादा टाइम ना लगाऊँ, बल्कि दूसरा पॉइंट भी मैं जल्दी से डिस्कस करना स्टार्ट कर दूँ। फिर आता है मैनेजिंग टाइम। और मैं टाइम के अंदर रहते हुए ही ये सारा काम करूँगा, यानी कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल प्लान माई प्रेजेंटेशन सो दैट आई फिनिश ऑन टाइम। आई विल नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन पॉइंट। टाइम मैनेजमेंट बड़ा ज़रूरी होती है प्रेजेंटेशन में, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन को टाइम पे ख़त्म कर सकूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे एक ही पॉइंट पे मैं ज़्यादा टाइम ना लगाऊँ, बल्कि दूसरा पॉइंट भी मैं जल्दी से डिस्कस करना स्टार्ट कर दूँ।
Keeping the audience interested. I will try to make my presentation interesting by giving example or asking questions. मैं अपनी presentation को interesting इस तरह से बनाऊंगा कि मैं अपने audience से सवालात करूंगा उन points की जो मैंने अभी discuss की, या फिर कोई मज़ेदार examples दूंगा अपने उस topic की, ताकि audience भी बोर ना हो और interested रहे. इस तरह से यही फ़ायदा होगा कि audience focused रहेगी और interested रहेगी. फिर आगे आता है आंसरिंग क्वेश्चंस, जैसे कि एट द एंड आई विल लिसन केयरफुली टू द क्वेश्चंस, आई विल आंसर पोलाइटली एंड केयरफुली. इफ़ आई डू नॉट नो समथिंग आई विल आंसर ऑनेस्टली. यहाँ पे जस्ट ये बताया गया है कि जो सवालात मेरी ऑडियंस मुझसे करेगी मेरे टॉपिक सुनने के बाद, तो मैं उनके सारे सवालात के जवाब बड़े पोलाइट तरीके से और बड़े क्लियर अंदाज में दूंगा. और उसके बाद अगर मुझे कोई सवाल का जवाब ना आता हो तो मैं उसको बड़े ऑनेस्ट तरीके से उस जवाब को चेंज करा दूंगा, ताकि इंसल्ट भी ना हो मेरी और ऑडियंस को भी पता ना लगे. नेक्स्ट चीज़ आती है स्टेइंग काम एंड कॉन्फिडेंस. काम मीन्स कि अपने आप को आप काम रखो, चाहे आपसे जितने भी सवाल किए जाएं, चाहे आप स्टेज पे खड़े हो, जितने भी आपको लोग देखें, आप डरो ना, अपने आप को मैं काम रखूँगा. यही बात यहाँ पे लिखिए कि इट इज़ नॉर्मल टू फील नर्वस बट आई विल ट्राई टू रिलैक्स एंड फोकस ऑन माई टॉपिक. इफ़ आई मेक मिस्टेक आई विल कंटिन्यू विदाउट स्टॉपिंग. यहाँ पे जस्ट ये बता रहा है पर्सन अपने बारे में, यानी कि आपने खुद इसे लिखना है कि एंडिंग करने से पहले मैं पूरी कोशिश करूँगा एंडिंग तक मैं कॉन्फिडेंट रहूँ और मैं काम रहूँ, यानी कि स्टार्टिंग से कॉन्फिडेंट रहूँ और आखिर तक कॉन्फिडेंट रहूँ. नर्वस होना कोई बुरी बात नहीं है, हर बंदा हो सकता है, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं नर्वस ना रहूँ और अपने आप को रिलैक्स रखूँ और अपने टॉपिक पर डिस्कशन करूँ. अगर मुझसे कोई गलती से मिस्टेक हो भी जाए बोलते वक्त, तब भी मैं कंटिन्यू रखूँगा. आपने अक्सर देखा होगा मुझसे भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है वीडियोस में, बट मैं उस मिस्टेक को डिस्कस नहीं करती, उसको फिर हल्का से रीड करके आगे मूव कर जाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान हूँ मैं भी, रोबोट नहीं हूँ, मुझसे मिस्टेक हो सकती है. वैसे ही जो बंदे स्टेज पे खड़े होते हैं कोई ना कोई बात करते हुए भी उनसे मिस्टेक हो जाएगी, तो वहाँ पे भी उनको अटकना नहीं चाहिए. उन बंदों को चाहिए कि वो नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन स्टार्ट कर दें. तो यही जस्ट यहाँ पे बात है कि अगर मिस्टेक होगी तो मैं कंटिन्यू रखूँगा अपनी बात को. कंक्लूजन में जस्ट आपको ये लिख देना है कि ओरल प्रेजेंटेशन क्यों हमारे लिए ज़रूरी होता है, उसकी तमाम बातें आपने इसी कंक्लूजन में देखिए वाइंड अप करनी है. नेक्स्ट सवाल मॉडल पेपर में आया 7 C's का, जिसमें आपने लिखना है 7 C की हेडिंग दे दी, या तो हेडिंग दिए बगैर भी स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने 7 C's की हेडिंग दे के बताया है इंट्रोडक्शन देने के बाद हमने लिखना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग अ मैसेज सो क्लियरली दैट द अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स एग्जैक्टली व्हाट यू मीन. 7 C's के अंदर हमने बताना है कि 7 C's बेसिकली एक मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मेथड है. यानी कि इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप अगले बंदे को अपना पैगाम, अपना मैसेज इस तरह से शेयर करो कि उसको आपका पैगाम बड़े क्लियर तरह से समझ लग जाए. ठीक है, कि वो आपकी बातें अच्छे से रीड कर सके, समझ सके. फॉर स्टूडेंट्स एंड लॉयर्स दिस इज़ अ वाइटल स्किल, कि जो बंदा स्टूडेंट है और जो बंदा वकील बन रहा है, उन सब के लिए 7 C's का स्किल हासिल करना बड़ा ज़रूरी है. स्टूडेंट्स को फ़िलहाल हम साइड पे रखते हैं. सपोज़ आपको पता ही है कि आप लोग वकील बन रहे हो सारे, ठीक है, तो एज अ वकील आप लोग भी जानते हो कि अगर अगले बंदे को आपकी बात समझ नहीं लगेगी तो ज़ाहिर है फिर आपका नुकसान होगा उसमें. तो इसीलिए वकीलों के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 7 C's का तजर्बा हासिल करें. अब इन 7 C's में क्या होता है, क्या क्या आपने समझना है इसके बारे में, वो आगे सिखाया जाएगा. ठीक है, आगे हमने इसमें लिखना है इन द लीगल वर्क वन रॉन्ग वर्ड कैन चेंज द मीनिंग ऑफ लॉ और हर्ट अ पर्सनस केस. यहाँ पे वकीलों की एग्जांपल दी गई है कि अगर आप वकालत में कोई भी ऐसा वर्ड, यानी कि आप कोर्ट में सपोज करें कि अभी खड़े हुए हैं और आपने अपने क्लाइंट की साइड से कोई ऐसी बात बोल दी है जो आपके क्लाइंट का केस ही ख़राब कर दे, यानी कि आपको फेल करा दे और दूसरा अपोजिट लॉयर जो आपके खिलाफ खड़ा हुआ है वो जीत जाए. इसलिए आपने अपने बोले गए अल्फाजों पे गौर करना है कि आप क्या बोल रहे हो. ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि आप कि एक गलत चुने हुए अल्फाज से जो आप बोल देते हो कोर्ट में, उससे सारा मतलब बदल जाएगा लॉ का, और इसे अपने आप ही आपके अपने ही केस पे नुकसान होगा. ये बात यहाँ बताई गई है. टू हेल्प अस कम्युनिकेट बेटर वी यूज़ अ सिंपल रूल बुक कॉल्ड दी 7 C's. और इस मसले को हल करने के लिए, यानी कि जो प्रॉब्लम हमने क्रिएट की कि हमने गलत वर्ड यूज़ किया, गलत अंदाज में बात बोली जिससे हमारा केस ख़राब हो गया, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम एक रूल बुक इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहेंगे 7 C. यानी कि 7 C बेसिकली
यहाँ पे फंक्शनल इंग्लिश में तो बड़ा थोड़ा बताया गया, लेकिन 7C के ऊपर बाकायदा आपको किताब भी अलग से मिल सकती है, जिसमें आपको ये तरीका सिखाया जाएगा कि आपने कम टाइम में अगले बंदे को अपनी बात कैसे कन्वे करनी है और वो गलतियाँ भी ना करे बोलते हुए। इस 7C's में क्या है कि आपको 7 तरह के कुछ रूल्स सिखाए जाते हैं जो आपको मदद करते हैं कि आपका टाइम बच सके बोलते वक्त, प्रिवेंट्स फाइट्स, कि आपकी लड़ाई ना हो जाए किसी के साथ बोलते वक्त, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा हम कोई गलत वर्ड बोल जाते हैं जिससे अगला बंदा ऑफेंड हो जाता है, बुरा मान जाता है, तो उससे बचना कैसे है ये भी हमें 7C's सिखाता है। उसके अलावा एंड बिल्ड ट्रस्ट विद अदर्स, 7C's का स्किल जब हम सीख जाएं तो अगला बंदा आप पे ट्रस्ट करता है। तभी ज़ाहिर है अगर आप अच्छे वकील तभी बनोगे जब आपके पास 7 स्किल्स का स्किल हो, आपको 7C's का अच्छे से पता हो कि 7C's होता क्या है, तो लोग फिर आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपके क्लाइंट्स फिर वो आपके पास आएंगे, उनको लगेगा आपके क्लाइंट्स को कि आपसे अच्छा वकील तो कोई है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि 7C's बेसिकली इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। क्या क्या सिखाता है उसी का सबसे पहला पॉइंट हम सीखने लगे हैं। 7C's में सबसे पहले आ जाता है कंप्लीटनेस एंड कॉन्साइसनेस। इन दोनों वर्ड्स का पहले हम मतलब जानते हैं। कंप्लीटनेस का मतलब है कि आप थोड़े से टाइम में अगले बंदे को अपनी बात कन्वे करवा दो। अब आप सोच रहे होगे कि मैम थोड़ा टाइम तो नहीं लगता अगले बंदे को समझाने में, कभी कभी ज़्यादा लगता है। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, क्या पता आप ज़्यादा टाइम ले लो, लेकिन आपने उसको मुकम्मल चीज़ समझानी है। थोड़े टाइम में हो सकता तो थोड़ा टाइम ले लो, ज़्यादा टाइम लगता तो ज़्यादा टाइम ले लो। उसके अलावा कॉन्साइसनेस का मतलब होता है ब्रीफ, यानी कि आप अगले बंदे को जो बात बताओ वो बड़ी छोटी हो। यहाँ पे मैंने खैर दोनों बात बता दी है, यानी कि आपने एक तो कंप्लीट बात बोलनी है, दूसरी चीज़ आपने वो बात बड़ी छोटी बोलनी है, लंबी नहीं बोलनी। मैंने अभी पहले कह दिया था अगर लंबा समझाना हो लंबा समझा देना, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको शॉर्ट में समझा सकते हो या लॉन्ग में, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कंप्लीटनेस में आपने, पहले तो हम बाकी पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। दीज फर्स्ट 2 रूल्स आर अबाउट हाउ मच इन्फॉर्मेशन यू गिव, यानी कि जो पहले 2 इन्फॉर्मेशंस हैं 7C's के, पहले 2 जो C's हैं, एक ये पहला वाला C कंप्लीटनेस, दूसरा वाला C है कॉन्साइसनेस का। इन दोनों चीज़ में हमें सिखाया गया है कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन अगले बंदे को कैसे प्रोवाइड करनी है, कैसे देनी है, ठीक है। यू वॉन्ट टू गिव इनफ बट नॉट टू मच, कि आप अगले बंदे को ज़्यादा भी देना चाहते हो इन्फॉर्मेशन, बट वो इतनी भी ज़्यादा ना हो, ठीक है। अब पहले हम कंप्लीटनेस समझ लेते हैं। कंप्लीटनेस का मतलब होता है योर मैसेज मस्ट इंक्लूड एवरीथिंग द अदर पर्सन नीड्स टू नो सो दे डोंट हैव टू आस्क व्हेन और वेयर लेटर, यानी कि आपने अपना पैगाम अगले पर्सन को जिससे आप बात कर रहे हो उसको किस तरह से आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो सारा आप बताएं, ठीक है। यानी कि आपने क्यों अगले बंदे को सारी इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो बाद में ये ना करे ये चीज़ कब करनी है, किधर करनी है, ठीक है। जैसे कि आप वकील हैं, आप किसी से कह रहे हैं कि मेरे ये केस की फ़ाइल मुझे मेरे दफ्तर में ला दो, ठीक है। आपने क्या किया, कंप्लीट बात बोली कि मेरी ये केस की फ़ाइल मेरे दफ्तर में ला दो। जिस बंदे से आप ये बात कह रहे हो उसको बाद में ये पूछना नहीं पड़ेगा कि ये कब लानी है फ़ाइल और किधर लानी है। अब आप इस तरह से भी कह सकते हो कि मेरी ये फ़ाइल अभी मेरे दफ्तर में ले आओ। ये जो मैंने अभी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसका मतलब ये है कि आप अगले बंदे को एक तो टाइम बता रहे हो कि आपको कब तक वो फ़ाइल चाहिए, और आप ये भी कह सकते हो कि मेरी ये फ़ाइल कल तक मेरे दफ्तर में पहुंची हो। तो इसका मतलब ये अगले बंदे को कल की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि वो कल आके आपको फ़लाँ चीज़ आपके अपने लोकेशन में जो आपका ऑफिस है उधर पहुंचा दे, ताकि वो आपसे बाद में सवाल ना करे। अब मैंने जो सबसे पहला पॉइंट आपको दिया कि मेरी ये फ़ाइल मेरे दफ्तर में पहुंचा दो, ये बात इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें मैंने टाइम नहीं मेंशन किया कि कितने बजे फ़ाइल चाहिए मुझे, ठीक है। अगर मैं इस तरह से कोई बात खा जाऊंगी तो फिर वो कंप्लीटनेस नहीं होती। इसलिए मैं किसी बंदे से बात करूँ एज अ वकील भी तो मुझे चाहिए कि मैं अगले बंदे को वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ जो ज़्यादा लंबी भी ना हो लेकिन इतनी हो कि उसको समझ लग जाए बात, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स देख लें, बैड कंप्लीटनेस, देखें ये बैड क्यों लिखा है, द मीटिंग इज़ टुमारो। अब यहाँ पे मीटिंग कितने बजे थी, किस लोकेशन पे थी, पता ही नहीं चल रहा, सही है। तो यहाँ पे देखें ये इन्फॉर्मेशन बड़ी गलत है। लेकिन अगर हम दूसरी इन्फॉर्मेशन देखें, द मीटिंग इज़ ऑन October 10th at 2 PM इन रूम 4, कि जो मीटिंग है वो अक्टूबर के महीने होगी 10 तारीख को 2 बजे रूम नंबर 4 में, ठीक है। तो इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि हम जिस पर्सन से बात कर रहे हैं उसको रूम का 4 का भी बता दिया, टाइम भी बता दिया, एग्जैक्ट दिन भी बता दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे कंप्लीटनेस कर ली, ठीक है।
अब हमारा आ जाता है कॉन्साइसनेस, यानी कि ब्रीफ, कम बात करना, कि अगले को कम बाद में ही बात समझ लग जाए। यूज ओनली द वर्ड्स यू नीड, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ और यूज फिलर्स, वर्ड्स लाइक आई थिंक और काइंडली नोट दैट। यानी कि आप किसी बंदे से अगर बात करो, एक चीज़ करो कि बार बार सेम चीज़ रिपीट मत करो। एक दफ़ा आपने अगर बात बोल दी है दोबारा मत बोलो। उसके अलावा फिलर्स वाले वर्ड्स ना यूज़ करो, जैसे कि आई थिंक, काइंडली नॉट दैट। काइंडली नॉट दैट अगर समझ नहीं लग रहा, आई थिंक वाले वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए। यानी कि जिस बंदे से आप बात कर रहे हो उससे एक दफ़ा बात करके ख़त्म कर लो, बार बार वो बात दोहराओ मत, और उस बात को मज़ीद डिस्कस करके आई थिंक, आई नो इस तरह मत करो, ठीक है। बोल दी है बात, दैट्स इट। अब वो अगले बंदे का मसला है, उसको अगर नहीं समझ आ रही आपकी एक दफ़ा बोलने के बाद भी, तो वो आपका मसला नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एज अ टीचर एक स्टूडेंट को कह रही हूँ आपका कल पेपर है, पढ़ लो, पेपर मुश्किल आएगा, एज अ टीचर मैंने अपनी साइड से जिम्मेदारी निभा दी है। अब वो बच्चा मेरी बात सुनने के बाद भी अगर नहीं सुन रहा, नहीं पढ़ा, तो वो मेरी जिम्मेदारी तो फिर नहीं होगी। एज अ वकील भी अगर मैं किसी क्लाइंट को कह रही हूँ कि अगर आप हाजिर नहीं हुए केस में तो आपका केस हार जाऊंगी, क्योंकि ज़ाहिर है क्लाइंट का उस जगह पे मौजूद होना बड़ा ज़रूरी है। जिस जनरल बात कर रही हूँ मैं, तो अगर वो क्लाइंट वहाँ पे नहीं आएगा और जज ने खुद मुझे कहा था कि आपका क्लाइंट अगर यहाँ नहीं मौजूद हुआ तो हम आपका केस देखेंगे ही नहीं, वही हुआ, वो क्लाइंट नहीं आया, केस हार गई। क्लाइंट बाद में कहते ओ हो मेरा केस कैसे आप हार गई, तो ज़ाहिर है यहाँ पे कसूर भी क्लाइंट का है, ठीक है। तो इसीलिए सीधी बात अगले से करो, चाहे अब आगे उस बंदे की मर्जी है, वो आपकी बात सुनने के बाद भी नहीं एक्शन ले रहा है उसका मसला, लेकिन एज अ वकील आपने अपनी बात सीधी करनी है और छोटी सी करनी है कि उसको समझ लग जाए। ये बात यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे बैड और गुड में क्या फ़र्क है? आई एम राइटिंग दिस टू टेल यू दैट द बिल हैज़ नॉट बिन पेड येट। अब यहाँ पे देखिए छोटी सी बात थी, वो इतनी लंबी करके बताई। अब यहाँ पे गुड इन्फॉर्मेशन देखें, द बिल हैज़ बिन नॉट पेड, सही है। अभी देखिए आई एम राइटिंग दिस देन टेल यू हो गया, दैट द बिल हो गया। इस तरह की इतनी लंबी कोई बात बोली जा रही है, समझ आए कि उस बंदे को बात करने का तरीका ही नहीं आता, सही है। आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जो छोटी सी बात इतनी लंबी करके बोलते हैं ना, इतनी लंबी करके बोलते हैं कि बंदा तंग आ जाता है। फिर नेक्स्ट आती है चीज़ कंसिडरेशन एंड द कॉन्क्रीटनेस। अब ये तो अगले सीज़ हैं, अभी हमने जो ऊपर पढ़े वो 2 सीज़ पढ़े हैं, अभी अगले यहाँ से 2 सीज़ पढ़ने लगे, यानी कि अभी हमारा चौथे सीज़ तक हम पहुँच आए हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो चौथे 2 सीज़ हैं इनमें ये 2 वर्ड्स हैं। तो ये रूल्स किस बारे में हम समझते हैं? दीज रूल्स आर अबाउट थिंकिंग ऑफ अदर पर्सन एंड यूजिंग रियल फैक्ट्स। यानी कि ये जो चीज़ हैं ये बेसिकली हम इंसानों को सोचने पे मजबूर करते हैं दूसरे लोगों के बारे में, और फिर हम डिसीजन लेते हैं। देखते हैं मजीद इसमें क्या क्या लिखा है। कंसिडरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है पुट योर सेल्फ इन द अदर पर्सनस शूज, फोकस ऑन देयर नीड्स एंड यूज अ यू एटीट्यूड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कंसिडरेशन का मतलब है कि पुट योर सेल्फ इन अदर पर्सन शूज़। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को दूसरे पर्सन की जगह पे रखो, ताकि आप उस पर्सन को उसी तरह ही ट्रीट करो जैसे वो चाहता है। यही बात यहाँ पे लिखी है, यानी कि आप उस पर्सन के दिमाग को समझो जो आपसे बात करने आया है, फिर उसी हिसाब से आप उसको जवाब दो। एज अ लॉयर ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए, ये एक अच्छा स्किल है जो हमें आना चाहिए कि हमारे पास सपोज कोई भी क्लाइंट आता है अपने केस के हवाले से, तो एज अ वकील हमें चाहिए कि हम उनकी बात अच्छे से समझें और फिर उसके अकॉर्डिंग जवाब दे सकें। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कंसिडरेशन करना, कि आप अगले बंदे को जो है समझो या फिर ख़ुद को उसकी जगह पे रख के देखो ताकि आपको उसकी बात समझ लग सके, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें आप दे सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई नीड यू टू साइन दिस, यानी कि बजाय ये कहने के कि आप इस पे साइन कर दें, इसकी जगह अगर आप कंसिडरेशन अंदाज में बोलें तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, सो यू कैन स्टार्ट योर वर्क ऑन टाइम, प्लीज़ साइन दिस। अब दोनों में फ़र्क देख लें। पहले वाले में हम डायरेक्ट साइन करने के लिए कह रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यहाँ पे कंसिडरेशन को यूज़ किया गया, लेकिन दूसरे में देखें कि जब आप उस बंदे से कहते हैं कि तुम्हारा वर्क जल्दी स्टार्ट हो सके इसलिए तुम प्लीज़ इस कागज़ात पे साइन कर लो, इससे उस बंदे को फील होता है कि आप उसकी परवाह करते हो, तो वो फिर आप पे ट्रस्ट करता है। इसी चीज़ को कंसिडरेशन कहते हैं और ये चीज़ वकीलों में होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आती है कॉन्क्रीटनेस, जिसका मतलब है बी स्पेसिफिक। यूज़ एग्जैक्ट नंबर्स, डेट्स एंड नेम्स, अवॉइड फजी वर्ड्स लाइक सून और फ्यू और मैनी।
यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी बंदे से अगर आप बात करो, आप कभी भी उसके साथ इस तरह बात मत करो कि हाँ बाद में हम मिल लेंगे, बस कुछ दिन बाद मिल लेंगे। इस तरह के वर्ड्स ना बोलो जिससे अगला बंदा सवाल करे आपसे कि वो कुछ दिन बाद कितने दिन बाद आएगा, वो थोड़ी देर बाद कितनी देर बाद आएगी। इसलिए हमारे ऊपर ये ड्यूटी बनती है कि हम कॉन्क्रीटनेस को यूज़ करें। इसका मतलब ये है कि हम अगर किसी को टाइम बताएं तो हम बाकायदा उसको टाइम मेंशन करें 7 PM, या अगर कोई एग्जैक्ट डेट देनी है किसी महीने की तो हम बाकायदा मेंशन करें मई 10 रात के 10 बजे। यानी कि किसी भी बंदे से बात करें तो प्रॉपरली ये डेट्स मेंशन करें। या फिर अगर किसी इंसान का जिक्र हमने करना है तो उस इंसान का प्रॉपरली नेम मेंशन करें, जैसे कि अली, इमरान, पूरा नेम मेंशन कर दें या हाफ नेम मेंशन करें, पर नेम लाजमी मेंशन करें ताकि अगले पर्सन को आपकी बात अच्छे से कन्वे हो सके। कोई डेट बताते हुए या टाइम बताते हुए या नाम में छुपाना नहीं चाहिए। एज अ वकील इन्फॉर्मेशन ये वाली उस बंदे को आप प्रॉपरली दें जिसको आप किसी का नाम देना चाहें या फिर कोई एग्जैक्ट डेट देना चाहें किसी दिन की। ये चीज़ होती है कॉन्क्रीटनेस। सही है। इसकी एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, जैसे मैंने दी। बैड एग्जांपल ये है, द केस हैज़ बिन लेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि केस काफ़ी दिनों से लेट हो गया। तो ये बैड एग्जांपल क्यों है? कितने दिन से लेट हुआ ये नहीं बताया गया। अब इसकी अच्छी एग्जांपल देखें, द केस हैज़ बिन डिलेड बाय 48 डेज, कि 48 डेज से ये केस डिले हुआ है। तो ये अच्छी एग्जांपल क्यों है? क्योंकि यहाँ प्रॉपरली मेंशन्ड है कि कितनी देर के लिए डिले आया। अब हमारे अगले 3 C's आ जाते हैं। अब हमने ऊपर 4 पढ़े थे, अब यहाँ से 3 ऐड कर लें तो ये कितने हो गए? 4, 5, 6, 7। तो अब हमारे 7 पूरे हो जाते हैं यहाँ पे। तो वो 7 कौन से C's हैं? तो वो 3 बेसिकली हैं, क्लियरिटी, कर्टेसी, करेक्टनेस। तो इनका मतलब है, द फाइनल 3 रूल्स इंश्योर योर मैसेज इज ईजी टू रीड, पोलाइट एंड फ्री ऑफ मिस्टेक। ये जो आखिरी 3 C's हैं ये इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये हमारे मैसेज को कन्वे करने के बारे में बताती हैं कि जो पैगाम हम अगले बंदे को मुंह से बोलें या लिख के दें वो पोलाइट वे में लिखा हो या पोलाइट वे में बोला हो और उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है हमें चाहिए कि हम अगले बंदे से बिल्कुल क्लियर वे में बात करें, कोई भी हैवी या ऐसा वर्ड ना यूज़ करें जो अगले बंदे को समझने में डिफ़िकल्टी दे। ठीक है। एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग द ऑफर मेंशन्ड इंस्ट्रूमेंट इज ऑपरेटिव। ये मुश्किल इसलिए, एक तो यहाँ पे ऑफर मेंशन्ड वर्ड भी मौजूद है, इंस्ट्रूमेंट भी लिखा हुआ है, ऑपरेटिव, ये तमाम वर्ड्स काफ़ी मुश्किल होते हैं किसी भी इंसान के लिए अचानक से समझना। इसकी जगह हम ये वर्ड भी बोल सकते थे, द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नाउ वैलिड। यही जो लाइन यहाँ पे लिखी है इसको अगर हमने चेंज कर के आसान किया तो अगले बंदे को आराम से समझ लग गई। यही चीज़ होती है क्लैरिटी, कि आप किसी को ऐसे वर्ड्स ना दो कि वो समझ ना सके। नेक्स्ट चीज़ आती है कर्टेसी। कर्टेसी मीन्स कि आप पोलाइट और रिस्पेक्टफुली अगले से बात करो कि अगले को समझ लगे। इसमें लिखा है, ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल इवन इफ यू आर एंग्री एंड डिसएग्री, यूज वर्ड्स लाइक प्लीज और थैंक यू एंड डू नॉट ब्लेम अदर्स। यहाँ पे कहा है कि आपको चाहिए कि रिस्पेक्टफुली अगले से बात करें, गुस्सा ना करें, बेशक आपको उनकी बात बुरी लग रही हो, और अपने अल्फाज आप प्लीज़ और थैंक यू जैसे ही चुनें और ना अगले बंदे को ब्लेम करें और कुछ कहें। तो बैड में आपने बताना है, यू फेल टू सेंड द पेपर। बैड मीन्स कि आप इस तरह से अगर बोल रहे हैं ना, यू फेल टू सेंड द पेपर, तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे कर्टेसी नहीं दिखाई, आपने अगले बंदे को इंसल्ट कर दिया। ये कह गया कि तुम पेपर भेज नहीं मुझे सके तो तुम इस पर नाकाम हो गए हो। फेल्ड मीन्स के नाकाम हो गए हो। लेकिन अच्छे तरीके से कैसे बोला जाता है, यही चीज़ हम इस तरह से बोलते हैं, द पेपर वॉज नॉट रिसीव्ड, कुड यू प्लीज़ सेंड इट। यानी कि मुझे रिसीव नहीं हुआ पेपर, क्या तुम मुझे प्लीज़ भेज दोगे। तो इससे क्या होता है, चीज़ आप वही मांग रहे हो लेकिन और रिस्पेक्ट और पोलाइट वे में मांग रहे हो। नेक्स्ट चीज़ आती है करेक्टनेस। करेक्टनेस मीन्स कि आपकी बातों में कोई मिस्टेक ना हो। जैसे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो टाइप फॉर्म में या लिख के भेज रहे हो कुछ इन्फॉर्मेशन, तो उसमें ग्रामर मिस्टेक ना हो, या फिर अगर बोल रहे हो किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हो तो वहाँ पे भी कोई इंग्लिश मिस्टेक ना हो ग्रामर वाली, आपके लिखे हुए लफ्ज़ों में कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और जो फैक्ट जो हकीकत अगले को आप बयान कर रहे हो, किसी भी चीज़ की बात बता रहे हो तो उसमें भी कोई मिस्टेक ना हो।
इन लॉ यू मस्ट ऑल्सो मेक श्योर योर डेट्स एंड रूल्स नंबर आर 100% राइट। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि लॉ के अंदर जो आप डेट्स देते हैं उसके अलावा जो रूल्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि कोई भी सेक्शन अगर लगा रहे हैं, कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी केस के लिए, तो वो भी सही होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि सेक्शन किसी और केस का लगा दिया जो मैच ही ना करो आपके केस के साथ, ठीक है। तो सेक्शंस और आर्टिकल आपको भी पार्ट 1 में नहीं आएंगे, लेकिन जब आप सीनियर लेवल पे मूव करोगे तो वहाँ पे आपको सेक्शंस एंड आर्टिकल सिखाए जाएंगे। कहता है व्हाई दिस 7 C's मैटर, कि ये 7 C जितने भी अब तक हमने पढ़े हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें राइटिंग में और स्पीकिंग में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हम प्रोफेशनल फील्ड में आ रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यू विल फाइंड दैट पीपल अंडरस्टैंड यू मोर क्विकली, और जब आप 7 C's का स्किल हासिल कर लेते हो तो आप ये चीज़ सीखोगे कि आपकी 7 C's की स्किल सीखने से लोग बड़े जल्दी आपकी बात समझ लेते हैं और बहुत कम आपकी मिस्टेक्स होती हैं और आपका टाइम भी बच जाता है और आप अपनी हिस्से की जो जॉब है वो अच्छे से निभाते हो। कंक्लूजन में जो भी आपने ऊपर पढ़ा है वो शॉर्ट करके आप दोबारा से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो 4th सवाल है वो है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये पूरा का पूरा पैसेज बेसिकली लिखा जाएगा, इसके नीचे कुछ सवालात होंगे जो कि हमने इसी पैसेज को देख के सॉल्व करना है। लेकिन स्टूडेंट्स 2 गलतियाँ यहाँ पे करते हैं। एक गलती वो ये करते हैं कि पैसेज से एज इट इज़ वर्डिंग्स उठा के लिख देते हैं, इसके मार्क्स एक से 2 नंबर कट जाएंगे इस चीज़ की वजह से, क्योंकि आप एग्जैक्ट वर्डिंग्स नहीं यूज़ कर सकते। उसके अलावा स्टूडेंट अगर इसमें खुद से लिखते भी हैं तो वो ग्रामर मिस्टेक बहुत ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो आप ग्रामर मिस्टेक ना करें, ठीक है, और अच्छे से पहले समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे ये पैसेज में बोल क्या रहे हैं, फिर आप सवालों को जवाब दें अपने वर्डिंग्स में आसान करके, ठीक है। तो बस पैसेज इसी तरह से ये अटेम्प्ट करना है। 3 नंबर का एक होगा। अच्छा, लेंथ के ऊपर स्टूडेंट्स भी सवाल करते हैं कि लेंथ कितनी हो। आपका एक आंसर कम से कम 2 या 3 लाइन तक जाएगा। 3 लाइन का नहीं बन रहा 2 का बना लें। कुछ लोग 1 लाइन पे भी लिखते हैं, लेकिन 1 लाइन अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन्स या 3 लाइन तक कर लिया करें, ठीक है। अगर कोई आंसर ऐसा है जो बन ही नहीं सकता एक लाइन से ऊपर, तो बेशक उसको 1 लाइन पे रहने दें, लेकिन कहीं पे अगर बन सकता है ज़्यादा तो उसको 2 लाइन या 3 लाइन पे ले जाएं। जैसे कि मैंने इस तरह से किया कि 2-2 लाइन्स के आंसर्स सारों में लिखे हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने लास्ट सवाल पे, वो है आर्ग्यूमेंटिव ऐसे पे। तो हमारे पास ऐसे आया है शुड स्टूडेंट्स गेट लिमिटेड एक्सेस टू द इंटरनेट। तो यहाँ पे हमने आउटलाइन दी है। अब आउटलाइन बहुत से स्टूडेंट्स को बनानी नहीं आती। अगर आपसे नहीं बनाएगी आउटलाइन कोई बात नहीं, इसको स्किप करके डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट कर दें। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम अगर आउटलाइन नहीं डाली तो क्या नुकसान होगा। नुकसान बस इतना होगा कि 2 नंबर आपके उस आउटलाइन ना लिखने की वजह से कट कर दिए जाएंगे और बाकी के मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे लिखने के मिलेंगे, इसके 2 नंबर नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर ये ऐसे 14 नंबर का है तो 14 नंबर से 2 नंबर इस आउटलाइन के कट जाएंगे और बाकी नंबर आपको जस्ट इस ऐसे के लिखने में मिलेंगे। लेकिन अगर इस ऐसे में भी आपने ग्रामर मिस्टेक कर दी है तो उधर से भी कटिंग फिर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे कम से कम आपका 300 वर्ड्स के अंदर हो। आप स्टूडेंट्स कहेंगे मैम 300 वर्ड्स का हमें पता कैसे चलेगा कि ऐसे को 300 वर्ड्स में हमने लिखा है कि नहीं। अगर आपने अपनी शीटें 3 साइडों तक भर दी हैं, 3 साइड्स तक, एक पेज की 2 साइडें होती हैं, राइट। तो इसी तरह से अगर 2 साइडें और एक साइड और अगर आपने लिख दी, 3 कर ली पूरी, तो आप आराम से 300 वर्ड्स में लिख लेते हैं। क्योंकि मैंने एक स्टूडेंट के बाकायदा हैंडमेड आंसर को काउंट किया था, यानी कि एक बच्चे ने ऐसे लिखा था शीट पे, 3 साइडें उसने लिखी थी, मैंने एक एक वर्ड उसका काउंट किया तो वो 300 वर्डिंग से ऊपर का बन गया था आंसर, ठीक है। 3 साइडें अगर आपने लिख दी तो ठीक है। अगर 300 साइडों से कम अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको फिर मार्क्स थोड़े कम मिल सकते हैं, यानी कि 14 में से आपको मिल जाएंगे फिर 7, 8, 9 इस रेंज में अगर आप 300 से कम लिखते हैं। लेकिन अगर आप 300 की रेंज के अंदर ही वर्ड्स यूज़ करके लिख रहे हैं 3 साइड्स पे और आपकी ग्रामर मिस्टेक भी नहीं हो रही, बेशक आपने ये आउटलाइन नहीं दी, तो आपको 14 में से 12, 11 तक भी मिल सकते हैं, सही है। तो इतना ही था आज की वीडियो में, और ये ऐसे मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कैसा लिखा है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन, मैं स्लो स्पीड में इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, आप देखते जाएं। जस्ट जनरल बातें मैंने इसकी लिखी हैं कि मैंने कंक्लूजन को हेडिंग दे के नहीं लिखा, इसमें बाकायदा इसमें हल्का सा कंक्लूजन दे के बस बता दिया कि इंटरनेट बड़ा ज़रूरी होता है, और दरमियान का जितना भी पोर्शन है उसमें जनरल बातें की हैं, एंड देन स्टार्टिंग का भी अच्छा सा स्टार्टअप किया है, ठीक है, कि इंटरनेट हमारी ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। दरमियान में मज़ीद
इंटरनेट का इस्तेमाल सिखाया है कि इंटरनेट कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं वगैरह वगैरह। तो वो तमाम मामलात मैंने इसमें लिख दिए हैं, ठीक है। तो आप एआई की मदद से भी डिफरेंट एसेज निकलवा सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं एआई के थ्रू, क्योंकि एआई आसान करके चीज़ें दे सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। इतना ही था आज की वीडियो में, और ऐसे अनसीन ही आता है, इसीलिए आपको बस ऐसे राइटिंग आनी चाहिए। स्टूडेंट्स ने मुझे कुछ रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप हमें ऐसे का एक फ़िक्स्ड पैटर्न दे दें जो हम फिल कर सकें। तो इस तरह की चीज़ भी स्टूडेंट्स मांग रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने यूट्यूब चैनल पे उसको बना के उस डॉक्यूमेंट को चढ़ा दूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे ना लिख पाएँ, जो ग्रामर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उनको मैं ऐसे का भी एक फ़िक्स पैटर्न बना दूँ।